इस वीडियो में बात करेंगे CHSL 2022 का रिज़ल्ट आपका जो आया है और जो भी पोस्ट मिली है आपका, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल या फिर एक्सटेंशन, ये जितनी कुछ भी चीज़ें रहती हैं, जब आपका स्टेट एलोकेशन हो जाएगा तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या रहता है, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, डिपार्टमेंटल डीवी में क्या इशू आता है, वो सब इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। ये सभी पोस्टों के लिए है, जितने भी आपकी मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री आपको मिली, सभी का प्रोसीजर लगभग एक सा रहता है, तो आप उसी के हिसाब से फॉलो करिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा यूट्यूब के, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए, अभी जो आपका सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जो भी पोस्ट आपको मिली है उसका अपना ग्रुप आप ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर से पूछते हो, बार बार कमेंट में डालते हो, तो एक बार एग्ज़ाम होने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, सब अपना बढ़ जाते हैं कैंडिडेट, तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। अपने चैनल पे मैंने जितने भी पोस्ट आपकी इसमें है, लगभग कुछ के मैंने अपने अपलोड करे हैं, थोड़े बहुत रह गए, मैं आपको उनका ग्रुप डाल दूंगा। आपका अगर ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप अपना ग्रुप बना करके मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं उसको वहाँ पर पिन कर दूंगा, तो मैक्सिमम लोग वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे का प्रोसीजर पे क्या होगा। स्टेट एलोकेशन की हम बात करते हैं। स्टेट एलोकेशन या तो आपका रैंक बेसिस पर होगा या तो वो रैंडम एलोकेशन करेंगे। तो दोनों में जब आपका स्टेट एलोकेट हो जाएगा और उसके बाद का जो प्रोसीजर है हम वो कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली मिल गया, या मान लीजिए आपको राजस्थान मिल गया, यूपी मिल गया, एमपी मिल गया, या आपको मुंबई मिल गया, तो वहाँ से एक आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है। तो बेसिकली अटेस्टेशन फॉर्म होता क्या है उसको समझ लीजिए। अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर बेसिक आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आपको भर के भेजनी होती है। कुछ यूँ समझ लीजिए जैसे आपने एसएससी का फॉर्म भरा हुआ था, तो एसएससी के फॉर्म में जो आप अपनी डिटेल डालते हैं वही डिटेल आपको एक बार दोबारा से डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कई लोगों का ईमेल चेंज हो चुका होता है, कई लोगों का एड्रेस चेंज हो चुका होता है, कई लोग किराए पे कहीं रह रहे होते हैं, बाद में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अभी वाला भरिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने एसएससी की में डेटा दिया था वही आप यहाँ पर भरें, अपडेटेड भर सकते हैं। कई लोगों के परसेंटेज गलत भर जाते हैं और रोल नंबर गलत भर जाते हैं, वो सब आप यहाँ पर ठीक करके दीजिएगा। सर्विस बुक में यहीं से आपका रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है, आपकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी वो यहीं से देखी जाएगी, राइट। तो अटेस्टेशन फॉर्म जो बेसिकली आता है उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स रखी जाती है, जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, साथ में आपका एक मेडिकल का फॉर्मेट भेजा जाता है अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ही, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजा जाता है। तो मेडिकल वाला जो रहता है, एक बार मेडिकल पे हम आते हैं, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म बेसिकली एसएससी का जैसे आप फॉर्म भरते हैं वैसा ही कुछ रहता है। और अगर हम बात करें कि मेडिकल वाला फॉर्मेट, तो वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं मेडिकल टेस्ट को लेकर के। मेडिकल टेस्ट जो आपका होता है वो बेसिकली आपके जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जिस ज़िले में रह रहे हैं, वहाँ का जहाँ सीएमओ बैठता है, जहाँ पर यानी कि जो जिला अस्पताल होता है, वहीं पर आपका वो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको एक फॉर्मेट डिपार्टमेंट भेजेगा, आपके अटेस्टेशन फॉर्म में वो लगा रहता है, वो लेके वहाँ आप जाएंगे, और जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो सीएमओ का पीए रहता है वो कुछ टेस्ट आपको पर्ची पे लिख के देगा। वहाँ पर आप बेसिकली जाके जैसे नॉर्मल मरीज दिखाते हैं तो एक पर्ची कटवाते हैं, वैसे आप पर्ची कटवाइएगा। उसी पर्ची पर वो टेस्ट लिखेंगे जो पीए होंगे उनके, सीएमओ के, और उन सेक्शन में जाके आपको वो टेस्ट कराने रहते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं तो उस पर लिखा जाता है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईएनटी, आँख गला कान वाले का, और उसके अलावा हड्डी का, स्किन का टेस्ट होता है, ये लिखा जाता है। लेकिन बेसिकली टेस्ट ये होता नहीं है। जब आप जाओगे उन कमरों में तो डॉक्टर ऐसे साइन करके दे देते हैं। कुछ जगहों पर जैसे दिल्ली में अगर आरएमएल में जाते हो तो वहाँ एक दो टेस्ट कराए जाते हैं, बाकी जगहों पर बस ऐसे ही रिपोर्ट आपका बना करके वो फिल करके आपको दे देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं कि स्टोन की दिक्कत है, किसी को कुछ इंटरनल, मैंने बार बार बोला है कि मेडिकल को लेके घबराए रहते हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बीआरओ की बात करें तो बीआरओ का एक स्पेशल अलग तरीके से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है, उसकी बात हम हटा दें। बाकी एनआईए, सीबीआई सभी के लिए कॉमन प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है तो आप वो टेंशन ना लीजिए, आपका मतलब मेडिकल में आप अटकोगे नहीं। अब हम बात करते हैं मेडिकल के बाद, ये तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको मेडिकल करा के भेजनी रहेगी। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल डीवी की। डिपार्टमेंटल डीवी कब होगा आपका, कि जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म आपके घर पे भेजा जाएगा। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको सीजीडीए मिला, या आपको एएफएचक्यू मिला, या मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मिला। तो जब आपके घर पे सीजीडीए में मान लीजिए आपके घर आपका अटेस्टेशन फॉर्म आ गया और आप वो लेकर के जाते हो डिपार्टमेंट में, मान लीजिए आपको मुंबई बुलाया जाता है या मान लीजिए आपको पुणे बुलाया जाता है, तो साथ में आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कंडक्ट कराया जाता है। पहले क्या था, एसएससी ये कंडक्ट करती थी, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट के पास चला गया। तो पहले आपका ज्वाइनिंग से पहले आपका एक बार सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके कौन कौन से लगेंगे, जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया है, 10th का मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, कुछ बोर्ड में दोनों एक ही रहता है, कंबाइंड रहता है आपका, तो वो एक ही चलेगा। कुछ जगह पर अलग अलग रहते हैं। 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दो अलग चीज़ें होती है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से किए होगे तो वहाँ लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, एक बार आप देख लीजिएगा। और ग्रेजुएशन अगर आपने फॉर्म में भरा हुआ है तो आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए। आपका सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल है, तो उससे काम हो जाएगा। इन सभी का ओरिजिनल और फोटोकॉपी ये लेके जाना होता है। ये 12th लेवल पे है एग्ज़ाम, तो अगर आपने 12th ही किया हुआ है, आगे अगर नहीं कुछ किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 12th की जगह पर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है तो वो भी चल जाएगा। कई कैंडिडेट मुझसे ये बोलते हैं कि अभी हम लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या सेकेंड ईयर है, तब क्या करिए। ये प्रॉब्लम आपके लिए होने वाला है, बिकॉज जब आप ज्वाइन करेंगे तो डिपार्टमेंट आपको इशू करेगा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, या तो आप पढ़ाई करिए या तो आप जॉब करिए। उस केस में आप प्राइवेट की तरफ देख सकते हो, वो एक अलग मैटर, हम वो अलग कवर कर देंगे। बाकी अगर आपके साथ ऐसा इशू है कि अगर आप 12th सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो और आपको ये ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो क्या इसका रास्ता हो सकता है, आप एक बार को यूट्यूब कमेंट में डालिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मुझे लिखिएगा, देख सकते हैं उसका आगे का क्या रहेगा। बाकी जिसका ओके है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये आपका हो गया कि आप बेसिक जो अपना ये है डीबी के लिए जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना रहेगा। अब हम आते हैं जो सबसे मेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहता है, जिसको लेके कैंडिडेट बहुत परेशान है, और वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में देखो, पहले SC/ST से स्टार्ट करते हैं। SC/ST में कोई भी क्रूशियल डेट का चक्कर नहीं है। आपका कट ऑफ, आपका जो सर्टिफिकेट अगर 10 साल पुराना भी है तो वो चल जाएगा। कट ऑफ डेट यहाँ कोई नहीं इशू है। दूसरा, स्टेट का सेंटर का दोनों एक्सेप्टेबल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा आपका, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी कैटेगरी सर्टिफिकेट में, ठीक है। बात करते हैं OBC के लिए। तो OBC का आपको पता है कि जो वैलिडिटी रहती है आपकी, तो फॉर्म भरने की जो है डेट है, उससे क्लोजिंग डेट है, उससे 3 साल पहले का आपका होना चाहिए। अगर आपका इस टाइम फ्रेम का नहीं है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी आप एक बार देख लीजिएगा, उससे 3 साल पहले का जो टाइम पीरियड है, अगर उसके बीच का है तो वैलिड होगा। एक गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि फॉर्म भरने के बाद का 6 महीने का भी वैलिड रहता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट SSC भी नहीं मानता था, अभी ये शायद डिपार्टमेंट भी नहीं ले रहा होगा। तो आपको स्टेटस प्रोविजनल दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। देखो अभी जो रिसेंट, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल डीबी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, CGL 22 का भी कुछ डिपार्टमेंट का कंडक्ट हुआ है, जैसे CSS का भी कंडक्ट हुआ है आपका। तो प्रोविजनल में कोई अभी इशू ऐसा आ नहीं रहा है, मतलब किसी के ज्वाइनिंग हॉल्ट किया गया हो या कहीं कुछ दिक्कत आई हो, अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैक्सिमम कैंडिडेट मेरे चैनल से हैं जो लगे रहे, मतलब जो डिपार्टमेंटल डीबी में जा रहे हैं, और अगर कहीं कुछ इशू रहता है, क्योंकि मैं बाकी ज्वाइनिंग के बाद रिजल्ट के बाद का जो ज्वाइनिंग प्रोसीजर है पूरा कवर करता हूँ, तो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में कैंडिडेट मिल जाते हैं। अगर कहीं कोई इशू रहता तो ज़रूर मैसेज आता। अभी मतलब प्रेजेंट टाइम तक अगर हम बात करें तो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम करेगा CAG प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मैं देखता हूँ हर बार रहता है, तो वो देखने को मिलेगा। तो अभी आप OBC वाले प्रोविजनल स्टेटस रहेगा, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा, परेशान ना होइएगा। यार EWS में जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर का। वैलिड ईयर क्या सही है, फाइनेंशियल ईयर क्या सही है, मैंने आपको बता रखा है 21, 22 और 22, 23, एक बार आप देख लीजिएगा। और सेम कहानी उनके लिए भी है कि वही चीज़ चल रहा है आपका। अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिनका नहीं रहा है, कोई ऐसा इशू आया नहीं है प्रेजेंट टाइम में। 2-3 डिपार्टमेंट का ही 22 वाले सीजन में ज्वाइनिंग कंडक्ट कराई गई है, 2-3 डिपार्टमेंट का ही। तो अभी आप बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर नहीं है EWS प्रोविजनल को लेकर के, या फिर EWS में फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर को लेकर के। आगे क्लियर होगा तो फिर भी रिलैक्स रहिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब हम बात करते हैं उसके आगे कि जब डिपार्टमेंट डीबी में आप ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स आपके SSC डीबी करा के दे देती है। कुछ डिपार्टमेंट्स है जो रखती है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया आपका, वो PSA वाला वो रख लेता है आपका। एक आध डिपार्टमेंट ले रहे हो तो ले रहे हो, बाकी आपको ओरिजिनल सबमिट रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप उनको बता देते हो कि आपका कोई रिजल्ट अभी पेंडिंग है जहाँ पर आगे ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ओरिजिनल मांगेंगे तो बाद में आपको मिल जाता है 1-1.5 महीने के बाद। कोई ऐसी इशू नहीं आएगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। अब हम बात करते हैं उसके आगे। यार ये तो आपके सर्टिफिकेट्स को लेकर के हो गया।
अगला सवाल है सर, एक्सटेंशन के लिए कब हम बात करेंगे। देखिए, जब आप डिपार्टमेंटल डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, जब आप अपना कागज़ लेके जाएंगे चेक कराने के लिए, तो साथ में आप मेडिकल वेडिकल और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और उनको दे देते हैं। जब वो सब चेक कर लेते हैं और ओके रहता है कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट सही है आपके, मेडिकल वाला भी दे दिया आपने, तो उसके 15 से 20 दिन बाद आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपका दिसंबर के महीने में आपका कंडक्ट हो जाता है ये सारा कुछ, और आपके घर पे आता है ज्वाइनिंग लेटर कि आप 30 दिसंबर तक आप आके ज्वाइन कर लीजिए ये वाला ऑफिस। उसी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहता है आपका कि आपको ये वाला ऑफिस आकर के ज्वाइन करना है। तो जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है आपका, तो उसी के आधार पे आपको एक्सटेंशन लेना होता है, उसी को देख करके। और एक्सटेंशन लेने के तरीके जो होते हैं आपके, वो हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग है। कुछ डिपार्टमेंट बाई मेल पर ही दे देते हैं, कई जगह पर आपको एप्लीकेशन हाथ से लिख के देना होता है, तो वो कंसिडर करते हैं। लेकिन जो टाइम होता है वो यही होता है, जब आप डिपार्टमेंटल डीवी कंडक्ट कर लेंगे। डीवी में एक्सटेंशन नहीं मिलता है, पहले आपको अपना कागज़ चेक करा लेना होगा, और जब कागज़ चेक हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको एक्सटेंशन के लिए वो ग्रांट करेंगे। तो एक्सटेंशन का मैंने कहा, जैसे मान लीजिए 30 दिसंबर तक अगर आपको ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, तो आप उनको मेल के थ्रू या फिर बाई पोस्ट के, बाई लेटर के थ्रू, कई रीज़न रहते हैं लोगों के अपने अलग अलग रहते हैं। जैसे कि कोई मेडिकल, फैमिली में किसी की तबीयत का लगा सकते हो, एक एग्ज़ाम का भी लगा सकते हो आप कि मेरा ये एग्ज़ाम है, तो 3 मार्च में, अप्रैल में उसका एडमिट कार्ड आपने लगा दिया, किस एग्ज़ाम की वजह से नहीं आ सकता मैं, या कुछ और रीज़न की, जैसे आप कहीं नोटिस पीरियड में हो, किसी दूसरी जॉब में हो, नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, तो कुछ भी आधार लगा करके आप वो कर सकते हो। जो एक्सटेंशन दिया जाता है जनरली, वो मैक्सिमम डिपार्टमेंट देखा जा रहा है अभी कि 1 महीने से ज़्यादा नहीं ग्रांट कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट है काफ़ी रिलैक्स है, जैसे कि बीआरओ की देखोगे, बीआरओ में आपको कहेंगे कि आप कभी भी आके ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ऐसे आप देखोगे कुछ डिपार्टमेंट और आपको मिलेंगे जिसमें 3 महीने का भी एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे। ऑन एन एवरेज देखेंगे सभी डिपार्टमेंट का, तो पहले आपको 1 महीने का ही वो ग्रांट करेंगे, जो हायर अथॉरिटी होगी आपकी। ज़्यादातर आपको सेक्शन ऑफिसर ही आपका डीवी करेंगे, वही आपका पावर रखते हैं ये एक्सटेंड कराने का। तो 1 महीने का रहेगा, फिर आप 1 महीने को बढ़ा करके आगे 2 महीने, 3 महीने। आप डीओपीटी का रूल देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल देखेंगे, तो 6 महीने तक का रूल है ये, राइट। लेकिन जनरली 3 महीने में आपका जो भी है, 4 महीने में जो भी है, वो क्लियर हो जाता है कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। अब देखो यार, ये अगली चीज़ है कि कई लोग का ये भी है कि सीजीएल 23 पीछे अटका हुआ है, सीजीएल 22 का अभी एलोकेशन सीएजी का होगा या किसी दूसरे डिपार्टमेंट का अटका होगा। कहीं मान लीजिए बीच में पीछे वाले का रिजल्ट आता है और आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं CHSL 22 वाली पोस्ट नहीं ज्वाइन करूँगा, या कोई ऐसी लोकेशन आ गई जो आपको पसंद नहीं आती है, तो क्या अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो कोई इशू आएगा क्या? इधर आपने एक्सटेंशन भी ले लिया, डीवी भी करा लिया, तो जब तक आप सर्विस ज्वाइन नहीं करते कोई भी इशू नहीं आएगी। आप डीवी करा लीजिए, आप एक्सटेंशन ले लीजिए, आप ज्वाइन करने मत जाइए, इसका पीछे नए वाले जॉब पर कोई असर नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम भी नहीं आती है अगर आप ज्वाइन करके और फिर बिना बताए जाते, तो एक थोड़ा रहता है कि क्योंकि वहाँ पर आपकी रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका एनपीएस अकाउंट क्रिएट हो गया, पैन अकाउंट बन गया, तब थोड़ा दिक्कत आ जाएगा आपका। लेकिन अगर आप डीवी कराने के बाद ज्वाइन नहीं करते हो, तो आप दूसरे जॉब को जाके ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ अगर आप मेंशन भी नहीं करते हैं कि मेरे को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ पूरा प्रोसीजर है आपका डिपार्टमेंटल डीवी का, कागज़ आपके जो जो लगेंगे, इसके अलावा आपका एक्सटेंशन का। फिर भी कुछ रहता है यार, होता है कि आपको ये चीज़ जानना है पर्टिकुलरली, ये चीज़, तो आप एक बार कमेंट में डालिएगा। जितने सवाल हैं आप एक बार इसी के कमेंट में भर दीजिएगा। इसको शेयर करिएगा, जो जो अलग अलग ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि सभी के सवाल निकल आ पाए। मैं एक वीडियो अलग करूँगा जिसमें सिर्फ आपके जो कमेंट सेक्शन में जो सवाल रहेंगे, मैं उनको उठा करके उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, और जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका हम सॉल्व